नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बिलाल सब्जारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर दिल्ली के चुनाव पर, क्योंकि आज चुनाव प्रचार 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद दिल्ली में क्या होगा, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन अभी तक जो देखने को मिल रहा है, जो बाजी कल तक केजरीवाल के हाथ में थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छीन लिया। खूबसूरती से चुनाव पलट दिया है। केजरीवाल संकट में गिर रहे हैं। माइनॉरिटीज, दलित, ओबीसी वोटों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी से बढ़ा है। इस विषय पर आज हम फिर बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन है इस अंतिम चरण में। नमस्कार विराज जी। अ, दिल्ली का जो चुनाव है, चुनाव का जो आखिरी दिन है आज 5 बजे आप सारे जो ओवर द बोर्ड कैंपेन होता है वो खत्म हो जाएगा। अब तो कैंपेन जो रहेगा वो सिर्फ घर घर जाके बात करने में रहेगा। और हमको पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर जो भी पार्टी इसमें तीनों पार्टी हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका जो कार्यकर्ता है उनके बल पे रहेगा अभी कैंपेन। अब तक तो मोदी जी या केजरीवाल या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन चलाया था, लेकिन अब जो लास्ट 2 दिन का जो कैंपेन होता है वो तो घर घर जाके साइलेंट कैंपेन जिसे कहते हैं, चुपचाप कर लेते हैं, बाहर ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि बाजी पलट गई, कैसे पलट गई? हम सबको पता है कि जो यूनियन बजट आया था, वो यूनियन बजट में हम सबको पता था कि एक इनकम टैक्स का रिलीफ आने वाला है, सबको पता था। लेकिन क्या आएगा, कैसे आएगा, वो तो पता ही नहीं था। और ये भी पता नहीं था कि दिल्ली के लिए क्या दिया जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रूल लगा दिया था कि दिल्ली के बारे में स्पेसिफिकली आप कुछ मत कहिएगा। लेकिन हमने देखा कल के दिन, बिलाल जी आपको पता है दिल्ली में रहते हैं, तो पूरा फुल पेज एड्स निकले कल पेपरों में, जो भाजपा ने निकाला कि दिल्ली के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए 12 लाख तक तो आपको तनख्वाह है तो आप टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत खास बात है, क्योंकि हम सबको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, कॉरपोरेशन में हो, और रिटायर्ड वाले जो एम्प्लॉयज हो वो भी बहुत सारे रहते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि ये जैसे दिल्ली में इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे। तो पता है, सबको पता था कि बजट आ रहा है और बजट के बिल्कुल 3-4 दिन बाद वोटिंग होने वाला है। तो डेफिनेटली, और जैसे मोदी जी कल उतर गए थे मैदान में, बात मोदी जी रैली एड्रेस किए, प्रियंका वाड्रा ने किया था, उसके बीच में सोनिया गांधी का एक स्लिप अप हुआ था पार्लियामेंट के बाहर, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ कहा। और हमने कभी भी ये नहीं देखा कि राष्ट्रपति भवन डायरेक्टली कभी कमेंट नहीं करता किसी चीज पे। पहले बार शायद मैं देख रहा हूँ, मुझे आपसे भी पूछना पड़ेगा कि इससे पहले हुआ था क्या कभी कि राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट करके ये कहा था कि जो द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा गया था वो बिल्कुल गलत था, वो नहीं कहना चाहिए था। आई थिंक ये 3-4 चीज जो हो रहे हैं अभी, हमने देखा है कि इलेक्शन में एक तो महाकुंभ चल रहा है, उसके ऊपर जो भी डिबेट चल रहा है, वक्फ का जो बिल है आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये सब चीज के ऊपर डेफिनेटली एक स्टेज ऐसा आ गया है, एक चरण ऐसा आ गया है कि भाजपा अपने क्या कहते हैं ट्रम्प कार्ड जिसे कहते हैं वो उसको निकाला उन्होंने, और वो ट्रम्प कार्ड निकाल के अभी वो बाजी खेलने के लिए बैठ गए। सुरेश जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो रेस किया है कि मध्यवर्गीय परिवार के लोगों पर जो 12 लाख रुपए की वार्षिक आय है, उनको जो छूट मिली है, इसी सरप्राइज पैकेज में भी दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है। और यकीनन दिल्ली के अंदर मध्यवर्गीय परिवार, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत अच्छी खासी तादाद में रहता है। अगर उसने इस खुशी पर या इस रिलैक्सेशन पर या इस पैटर्न पर वोट कर दिया, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव पर एक तरह से कह सकते हैं कि बाजी मार दी। वही वही प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने इस चुनाव को जिस तरह से एक एक तरह से बूस्ट अप दिया है। लेकिन अंतिम चरण में केजरीवाल बार बार चुनाव आयोग पर जो हमला कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि साहब, चुनाव आयोग दिल्ली के वोटरों को धमका रहा है, चुनाव आयोग झोपड़ी झोपड़ी
झुग्गी वालों को धमका रहा है, मेरे को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। चुनाव आयोग के हर सब दिल्ली के अंदर रेवड़ियां बांटी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम थाली बांट रहे हैं, लोटा बांट रहे हैं, और रेवड़ियां बांट रहे हैं, खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। इस तरह के जो एक एक जिसे बोलते हैं ना, एक अनसर्टेनिटी जिसे बोलते हैं ना, एक परेशानी जो केजरीवाल को महसूस हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब केजरीवाल की ये परेशानी बताती है कि चुनाव उनके हाथ से बाहर होता जा रहा मैं इससे पहले भी आपको बताया था बिलाल जी कि मैं जब भी इलेक्शन एनालाइज करता हूं तो मैं ये मेरे पास वो क्या कहते हैं, कोई फील्ड में स्टाफ नहीं है जो जाके बात कर सके। लेकिन हम अगर देखना है कि इलेक्शन में कोई अगर पैनिक कर रहा है, कोई किसी को घबराहट हो रही है, तो वो डेफिनेटली एक संकेत होता है कि वो हारने वाला है, या उसको पता है कि ये जो जीत उसके होने वाली थी वो सही में नहीं होगा। और केजरीवाल हमको देख रहे हैं कि केजरीवाल ने सब कुछ रख दिया, ना बस, ना बिजली, ना पानी, ना कुछ, वो तो सीधा इलेक्शन कमीशन पे लग गए। क्यों? इलेक्शन कमीशन ने उनका क्या बिगाड़ा था? इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, डेट अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, सारे इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उनके पीछे किस बात के लिए पड़े हो कि बीजेपी के ऊपर आपने केस दर्ज नहीं किया? आपने हरियाणा का पानी के बारे में हमने जैसे कहा था कि उसमें जहर मिला दिया था केजरीवाल ने, उसके ऊपर केस लगा दिया था, ये उसके ऊपर एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन मांगा था। तो क्यों नहीं बीजेपी से? हाँ जी, वो पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी से क्यों नहीं मांगा, मांग के भी करेंगे क्या वो और एक बात है। बीजेपी भी वही जवाब देगी जो केजरीवाल देंगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन में जो अगर आप कैंपेन कर रहे हैं तो आप आपके पॉजिटिव थिंग्स को लेके आए गए हैं। जैसे बीजेपी ने अभी 2 दिन पहले ही इलेक्शन का जो माहौल है उसको बदल दिया। सबको पता था कि इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली है, मिल भी गया। और स्पेसिफिकली जो मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है दिल्ली में, उनके लिए एड्रेस किया है। अब देखिए, जो इनकम टैक्स का जो बिल इट्सल्फ वो आ रहा है, वो 8 तारीख को आ रहा है, 7 या 8 को आ रहा है इलेक्शन के बाद। उसमें तो पूरा छूट मिलने वाला है। उसमें तो इलेक्शन जैसा हमने देखा था आईपीसी से बीएनएस में हम आए थे, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ केस में, वही चीज अभी इनकम टैक्स बिल में, ये पूरा इनकम टैक्स को बिल्कुल तोड़ फोड़ के बदलने वाले हैं। लेकिन वो इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन के बाद है। लेकिन केजरीवाल को, अगर कांग्रेस और केजरीवाल और राहुल गांधी को देखते, राहुल गांधी कहता है जाओ यमुना में पानी पियो, देखते हैं कि तुम हॉस्पिटल में रहोगे या घर जाओगे। ये हो गया हाल यमुना के। लेकिन हम सबको पता है कि जो एक्चुअल इश्यूज है जो दिल्ली की जनता फेस करती है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, वो क्या होता है, एक तो ट्रैफिक का समस्या होता है, हर सिटी में होता है वो। बारिश के मौसम में दिल्ली का क्या हाल होता है वो सबको पता है। दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सारे चीज अगर एनालाइज किया जाए तो केजरीवाल को एक पॉजिटिव कैंपेन उन्होंने शुरू किया था। आप देखेंगे 2 महीने पहले जब वो इलेक्शन शुरू किया तो पॉजिटिव कैंपेन के साथ स्टार्ट किए थे। जैसे ही उनको पता चला कि जमीन खिसक रही है उनके पांव के नीचे से, तो उन्होंने कैंपेन बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, दिल्ली के जनता को डरा दिया कि आपके जो पानी पी रहे हैं आप पानी मत पीजिए, हरियाणा ने जहर मिला दिया। कोई सेंसिबल मुख्यमंत्री या कोई भी एक्स मुख्यमंत्री भी हो जो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हो, वो ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं करेंगे। तो आप देश के जो राजधानी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां आप नहीं, आप जैसे करोड़ों लोग रहते हैं और आप उनको कह रहे हैं कि आपके इसमें जहर मिला दिया तो खत्म, आपके आप तो खत्म हो गया। लेकिन ये बहुत इरेस्पॉन्सिबल था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पसंद हो या ना हो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे सीएजी है, इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं जिनको आप रेस्पेक्ट कीजिए। आप उनको, आप क्या कहते हैं, उसके ऊपर स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ी बात है। है? लेकिन तो डेफिनेटली लेकिन सुरेश बोलिए। जी, मैं आपसे ये और समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अंतिम समय में केजरीवाल के 8 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और टोटल केजरीवाल ने 20 विधायकों को टिकट काटे थे, जिसमें से 8 छोड़ के चले गए और 12 बचे। आपको लगता है ये 12 भी अंतिम समय में चले जाएंगे? ये भी एक एक सेटबैक है। और जो सरकार की आयकर की जो एक योजना है या घोषणा, उसके साथ ये मिलके भी दिल्ली में पूरी तरह एक माहौल बदल रहा है। बिलाल जी, यही बात है, केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि वो 10 साल से राज कर रहे हैं दिल्ली में। और इनका एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि मैंने क्या किया। आप अगर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप आएगा उसके ऊपर, और आप इश्यूज के आगे से हटकर आप गेम खेलना बंद कर देंगे,
आपको पता है कि अगर आप कुंभ मेला के बारे में बात करेंगे, कुंभ मेला में जो हुआ था 30 लोग की जो गुजर गए थे स्टैम्पेड, एक ट्रेजेडी था, लेकिन उसको कोई पॉलिटिकल वेपन बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ बिलाल जी, कि कुंभ मेला में 40 करोड़ लोग अगर आके स्नान करके करेंगे शायद महाशिवरात्रि तक, सोचिए भारत का जो टोटल वोटिंग पॉपुलेशन है वो है 100 करोड़, उसमें 70 करोड़ लोग वोट करते हैं, 70%। तो 70% अगर 70 करोड़ लोग में 40 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के लिए वहां आके स्नान करके गए, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या वहां आने से आपके पाप मिट जाएंगे, क्या वहां आने से आप जो बिल्कुल साफ सुथरा दूध में धुले हो जाएंगे, ये नहीं है। हर आदमी का एक विश्वास होता है, आप वो विश्वास पे मत खेलिए। महाराष्ट्र में हमने ये देखा था, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने अपने जो इनिशियल जो बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था उसको भूल के वो बिल्कुल उस तरफ चले गए कि माइनॉरिटी वोट्स के लिए, और हुआ क्या आखिर में कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन। दिल्ली में भी ये होगा क्या, अगर वो चुप बैठे तो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन अगर कुंभ मेला के ऊपर मजाक करना शुरू कर दिए, हिंदुओं के ऊपर आप हंसना शुरू कर दिए, तो आप याद रखिए वो इलेक्शन के बूथ में जब जाएंगे आपको याद रखेंगे। और यही होने वाला है बिलाल जी, देखिए आप, मुझे लग रहा है दिल्ली में एक तो मिडिल क्लास कंसोलिडेशन और एक हिंदू बैक वोट कंसोलिडेशन होने वाला है। अभी तक देखने को मिल रहा था सुरेश जी के महिलाएं खास तौर से प्रेफरेंस प्रेफरेंस दे रही हैं आप पार्टी को, लेकिन जब अंतिम समय आज आज है चुनाव प्रचार का, अब लग रहा है कि महिलाओं में भी बराबर का डिवीजन हो गया। महिलाओं में भी अब 51-49% का रेशो था, अब बराबर बराबर महिलाएं भाजपा और आप पार्टी को प्रेफरेंस कर रही है। वहीं कांग्रेस से जो अपेक्षा की जा रही थी कि उनका चुनाव कैंपेन उठेगा, वो कुछ सीटों पर तो है लेकिन पूरे चुनाव में उठता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह मानते हैं? और आप जिस तरह से आज केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो रिश्ते इलू इलू जैसे हैं, लैला मजनू जैसे हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में है, जो इंडिया अलायंस कहते हैं उसमें है। लेकिन पता नहीं, वो कह रहे थे कि जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो तो सिर्फ इलेक्शन तक सीमित था 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन के, लेकिन हम उस बात को बाजू में रख देते हैं और हम ये सोचते हैं कि आपने जैसा कहा कांग्रेस ने बिल्कुल एग्रेसिव कैंपेन क्यों नहीं किया। राहुल गांधी वही जैसे घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह वही बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए माफी दलित, चाहूंगा, माफी चाहूंगा सुरेश जी, मैं आपको टोकूंगा। कैंपेन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। माय पॉइंट इज वही तो दैट। कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, कि आप घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह वही बात दोहराएंगे जो आप महाराष्ट्र में कहा था, जो आपने उससे पहले हरियाणा में कहा था, उससे पहले आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश इलेक्शन में यही बात फिर दोहरा रहे हैं। कितने कंपनी में दलित लोग हैं, कितने कंपनी के सी, अरे आप तो 60 साल तो आपके राज हुआ था ना, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज में कितने, अरे उनको जाके पूछिए ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछिए जाके। सो मोदी गवर्नमेंट का क्या गलती है, मोदी गवर्नमेंट तो आके 10 साल हो रहा है, 11 साल होने वाला है। अरे 11 साल में मोदी गवर्नमेंट जो किया, आप उसको कंपेयर कीजिए आपके जो 60 साल जो आपने राज किया था, और फिर बोलेंगे कि भाई आप हमने कुछ नहीं। आप देखिए स्पेसिफिकली बिलाल जी, उन्होंने नरसिम्हा राव पे डायरेक्टली आरोप लगाया कि हम 90 के दशक में हम दलितों के बारे में भूल गए, इसलिए हम इलेक्शन हार रहे थे। मैं यही पूछना चाहता हूं कि फिर उसके बाद आपके तो 10 साल मनमोहन सिंह सरकार थी, आप क्या किया थे, आप क्या किए थे। मैं दिल्ली के जनताओं को यही, दिल्ली की जनता से यही पूछना चाहता कि दिल्ली की जनता रिस्पॉन्ड नहीं करे, इसी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि आप कोई नया एजेंडा लेके आइए ना। अब वही बात कि हम कैश सर्वे कराएंगे, हम वो कराएंगे, यार कर्नाटक में कैश सर्वे किया अभी तक रिलीज नहीं किया, यही तो बोलने वाला बात है। ये बिलाल जी इलेक्शन इश्यूज पे लड़ा जाता है, इलेक्शन इश्यूज पे होना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई इश्यू है ही नहीं। और भाजपा ने 1 या 2 इश्यू लाके लगा दिया और मोदी जी ने बोला शायद हम जीतेंगे। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम जीतने वाले, शायद हम जीतेंगे, शायद हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये एक पॉजिटिव लुक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस उनके 6 या 7 या 8 या 10% वोट लेके जा रही है। थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम भी वही कर रहे हैं, और वो जो माइनॉरिटी वोट बैंक अगर हट गया आम आदमी पार्टी, और जैसे महिलाओं का वोट भी हट गया जैसे आप बता रहे थे, तो शायद केजरीवाल को ये इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो। लेकिन आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इसे इस पूरे चुनाव को अपने कांधों पे उठाया है। वो डबल डबल इंजन सरकार का नैरेटिव लेके आए। उसके बाद उन्होंने
उन्होंने उसी पैटर्न पर घोषणाएं की दिल्ली वालों के लिए। और फिर आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम की पाबंदियों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जो टैक्स में छूट मिली उसने एक नया शेड दिया। फिर केजरीवाल के विधायक जो टूटे उसके बाद, फिर बाद के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे चुनाव को विकास से जोड़ा। मैं कहना चाह रहा हूं कि केजरीवाल सुविधाओं पर फोकस कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर इसे समस्याओं पे फोकस कर रहे थे। तो जिस तरह से लाके उन्होंने जो बाजी पलटी है, इस पर आपका क्या कहना? सिर्फ प्रधानमंत्री जो कह रहे थे डबल इंजन सरकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही यूनियन बजट था। हमारे यहाँ हैदराबाद में बहुत बड़ा डिबेट हो रहा था कि बिहार को क्यों इतना बजट दिया गया। आप सोचिए, जितना ये कांग्रेस वालों ने बीजेपी के ऊपर बिहार को बजट देने के बाद कह रहे थे, गाली दे रहे थे, वो आने वाले बिहार का इलेक्शन में वही टेप, अगर वही वीडियो मिल गया बीजेपी वालों, सिर्फ वही उसको बजाते रहो दिन रात, जीत जाएंगे। आपको पता है कि अगर डबल इंजन सरकार चलती है तो उनको बजट मिलता है। इससे पहले हमने देखा था 2024 का जो लोकसभा जो बजट आया था जुलाई में, जो आया था जून जुलाई में, उसमें आंध्र प्रदेश को बहुत मिला था पैसा, क्योंकि मिलना था हमको रीऑर्गेनाइजेशन करने। इस बार बिहार को मिला, हो आईआईटी हो या एयरपोर्ट हो या बाकी मखना जैसे वो चीज़ें हो, तो हो किया उन्होंने। इसमें क्या गलत है? अगर आप रेलवे बजट में, अगर आप गनीकांत चौधरी से लेके ममता बनर्जी से लेके सबके लिए, रेलवे बजट में यही होता था कि गाड़ी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से जाएगी, सारी गाड़ी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी गाड़ियां रुकेंगे। ये हमने देखा था, वो लालू प्रसाद यादव जो भी हो। लेकिन वो नहीं हो रहा है ना आजकल। आप कभी देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव ये बोल रहे हैं कि उड़ीसा में गाड़ी रुकेगा या गुजरात में गाड़ी रुकेगा, या जहां से भी वो जीत के आए थे राज्यसभा के लिए वहां गाड़ी रुकेगा? नहीं ना। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर रहे हैं, ट्रेन की स्पीडिंग की बात कर रहे हैं, डबलिंग ऑफ ट्रैक्स की बात कर रहे हैं। मोदी जी का जो डबल इंजन सरकार है उसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा आंध्र प्रदेश और बिहार। वोट डालिए, मैं आपको पैसा दूंगा। सोचिए, कल के दिन अगर 2026 के बजट में दिल्ली को मिल जाए तो क्या गलत है उसमें? बोलेंगे हमने तुमने हमें जिता दिया, लो ये लो भाई पैसे ले लो दिल्ली के लिए। अगर वो एग्जाम्पल हो जाए कि लोगों को कि यार लगेगा अरे अच्छा यार भाजपा को वोट करेंगे, एटलीस्ट पैसे तो लग जाएंगे। महाराष्ट्र को पैसे मिल रहा है, 3-3 प्रोजेक्ट के लिए एक बार बजट में पैसे दिए गए थे, बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो या सब कुछ। तो जो स्टेट कर्नाटक हो या तेलंगाना हो वो रोएंगे ना कि हमको तो। मैं कह रहा हूँ या भाई यहाँ के वोटरों को आप भाजपा को वोट कीजिए और वो पैसा ले लीजिए। सीधी सी डील है यार डबल इंजन सरकार की, यही तो बात होती है, यही तो मीनिंग होता है इसका। जी, जी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल ने, और उन्होंने एक बार फिर साइको फेयर जिसे बोलते हैं ना, मनोवैज्ञानिक डर का एक 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 कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो धारावी की तर्ज पर जो प्रोजेक्ट यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ सारी झुग्गियां झोपड़ियां तोड़वाकर ये बड़े लोगों को दे देंगे निर्माण के लिए। और जो 25,000 रुपए आपको मैं एक राशि दे रहा हूँ सुविधा के रूप में, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो ये एक साइकोफेयर जो कार्ड खेला है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मैं केजरीवाल जी से यही पूछना चाहता हूँ, ये झुग्गी झोपड़ियों को आपने बिल्कुल घर क्यों नहीं बना के दिया उनको? झुग्गी झोपड़ी में क्यों रखा? ये ओवैसी का स्ट्रेटेजी है जो हैदराबाद के ओल्ड सिटी पे वो यूज करते हैं। वो हैदराबाद के जो ओल्ड सिटी के मुस्लिम्स उनको बोलते हैं भाई देखो भाजपा आ रहा है, आरएसएस आ रहा है, तुम्हारे मस्जिद तोड़ देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, और फिर वोट लेके जाते हैं। और वो मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ता। तो यही केजरीवाल का भी है कि झुग्गी झोपड़ी अगर हो तो आप 10 साल तो थे, आप उसको तोड़ फोड़ के अच्छा सा घर क्यों नहीं बना के देते? वो अगर अदानी करे या अंबानी करे या जो भी करे, स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो धारावी में हो रहा है। कोई भी अगर बंदे को झुग्गी झोपड़ी में रहना नहीं चाहता सारी जिंदगी, उसको वो कहता ठीक है यार 3 साल हटके कह रह जाएंगे, 3 साल में घर बना के दो। वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो यही प्रोजेक्ट है। अगर भाजपा कह रहा है कि हम करेंगे तो उसमें क्या गलत है? केजरीवाल जी कहना चाहिए नहीं, मैं अगर मुझे जिताओ तो मैं हर झुग्गी झोपड़ी को घर बना के दे दूंगा, 2 बेडरूम का घर बना के दे दूंगा। वो होता है डेवलपमेंट, वो होता है डिबेट। बट ये ना कहे कि आप वो हो जाएगा, आपको 25,000 रुपए दे वो बंद कर देंगे। अरे यार तुम किया क्या? आई मीन आप पानी ठीक है, बिजली ठीक है, बाकी उसके आगे आपने क्या किया? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप देखिए जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया 2-4 दिन पहले, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जैसे स्टेट पंजाब जैसे राष्ट्र है जो आम आदमी पार्टी के अंडर है, बिल्कुल कंगाल है। कंगाल है, पैसा भी नहीं है उनके पास, लेकिन फुल पेज ऐड देते हैं। आज भी आया फुल पेज ऐड। सोचिए तेलंगाना में पंजाब गवर्नमेंट का ऐड देके अब करेंगे क्या? चेन्नई में ऐड देके करेंगे क्या? केरल में ऐड देके करेंगे क्या? आपका चुनाव तो दिल्ली में हो रहा है भाई। अगर वो दिल्ली के फुल पेज दे रहे तो फिर ठीक है, वहां भी दे रहे होंगे शायद।
हिंदुस्तान टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या दैनिक जागरण हो, जो भी हो, नवभारत टाइम्स हो, वहां दे रहे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो कंगाल है, जो उनके पास पैसे नहीं है, वो फुल पेज ऐड दे रहा है कि हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। तो एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं हम मार्केटिंग में इसको, कि आप एक प्रोडक्ट, जैसे दारू है, दारू नहीं बेच सकते तो आप ग्लास बेचते हैं। वो आप देखें कई दारू की दुकान पे चले, ग्लास का एडवर्टाइजमेंट आता है, कितने ग्लास बेचते हैं। तो केजरीवाल अगर झुग्गी झोपड़ी वालों को डरा रहे हैं तो उनका ही गलती है कि उन्होंने 10 साल में ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये मैं बोलना चाहता बहुत प्यारी बात कही आपने कि केजरीवाल भी लोगों को डराकर वोट लेना चाहते हैं, जिस तरह से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली का जो चुनाव है, वो बहुत ही कांटे की टक्कर का हो गया है। तो प्रारंभिक चरणों में ये लग रहा था कि आप पार्टी नैरेटिव के स्तर पर हावी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हल धीमे धीमे इस चुनाव को पलटा, खास तौर से डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई टैक्स आप पार्टी के विधायकों को टूटना, और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल, और साथ ही साथ लोगों के बीच में उन्होंने जिस तरह से सुविधाओं के मुकाबले समस्याओं को जो रखा, वो एक इस चुनाव को रोचक बनाता दिखाई पड़ रहा है। वहीं केजरीवाल भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चुनाव में कांग्रेस किस तरह का सरप्राइज करेगी, ये देखना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस से जो अपेक्षा की जा रही है उसके वोट में थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी मिल रही है, लेकिन कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी इस चुनाव में, इस इन सभी चीजों पर दिल्ली का चुनाव भी बहुत बहुत हद तक निर्भर करेगा। अंत में यही कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इस चुनाव को अपने कांधों पे उठाया और एक बाजी पलटने की कोशिश की है, अब ये दिल्ली वाली जनता पर निर्भर है, दिल्ली के लोगों पर निर्भर है कि वो प्राइम मिनिस्टर और केजरीवाल में से किसको चुनते हैं। कांटे की टक्कर है, दिल्ली वाले किधर जाते हैं ये देखना बाकी। धन्यवाद सूरज जी, आप हमसे जुड़े। एबीसी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो सब हमारे एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्रदान करें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।